हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है भैया आपके। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और लाइफ को एंजॉय भी कर रहे होंगे प्लस साथ में स्टडी भी कर रहे होंगे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी एक्सट्रीमली सॉरी दैट आई कैन नॉट अपलोड द वीडियोज़ फ्रॉम लास्ट 2 और 3 डेज। मैं अपलोड नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ सम वर्क। या थोड़ा सा अभी देखो फैमिली वाला बंदा हूँ तो कई सारे काम हो जाते हैं मेरे पास, और प्लस आने वाले 2-3 डेज में और होंगे। मैं ये भी बता दे रहा हूँ पहले ही, ठीक है ना। लेकिन देखिए, हमारा जो टारगेट है ना वो चेंज नहीं होना चाहिए कुल मिला के, ठीक है ना। हमारा जो टारगेट है एक्चुअली वो चेंज नहीं होना चाहिए कि हम भी दैट वट एवर वी आर डूइंग वो चेंज ना हो। हाँ, इट मे बी अ गैप, वो जरूर एक गैप हो सकता है कि हाँ भाई ड्यू टू सम वर्क भाई आप किसी दिन अपसेंट हो गए, तो ऐसा नहीं है कि भाई आप अगर अपसेंट हो जा रहे हैं तो आप नेक्स्ट डे उस चीज़ को नहीं देख पाएंगे, तो नेक्स्ट डे आप लोग भी देख लेंगे। और मैं अगर अपसेंट हो जा रहा हूँ तो कोई बात नहीं है यार, हम उस चीज़ को नेक्स्ट डे वो चीज़ रिकवर कर लेंगे, ठीक है। लेकिन मैं उस चीज़ के लिए एक्सट्रीमली सॉरी कहूँगा कि हाँ भाई जो है विद इन लास्ट 2-3 डेज मैं काफ़ी थोड़ा सा बिजी रहा, इस चक्कर में मैं वो चीज़ अपलोड नहीं कर पाया, ठीक है। तो हम जो लास्ट टॉपिक पे चल रहे थे, ठीक है ना, वी वर डिस्कसिंग अबाउट वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी। हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की बात कर रहे थे, जिसमें हमने ये बात करी थी कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है ना, अर्थ की सरफेस से ऊपर की तरफ या अर्थ की सरफेस से डाउनवर्ड डायरेक्शन ले जाते हैं। जैसे अगर मैं अभी तो खैर मैंने एग्जांपल के तौर पे ये बॉल ली है अपने हाथ में, अगर ये मेरी अर्थ है, क्योंकि अर्थ को हम बेसिकली मैं कई बार नंबर ऑफ टाइम्स तो वैसे आपको बता चुका हूं कि अर्थ इज नॉट परफेक्ट एंड स्फेरिकल शेप। ये हल्का क्या है, आपकी चपटी है, या एक्स शेप में आप या इलेक्ट्रिकल शेप में इसको कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि इक्वेटर लाइन पर, इक्वेटर कहने का मतलब भूमध्य रेखा, मैं हिंदी में भी बोल रहा हूँ, भूमध्य रेखा पर क्या है, थोड़ा सा चौड़ी है, और हमारी पोल्स पर क्या है, थोड़ा सा ऐसे दबी हुई है। मतलब आप इस तरह की कंसीडर कर सकते हो, जिस तरह से मैं दबा रहा हूँ ना अभी, आप इस तरह की कंसीडर कर सकते हो। लेकिन हम फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस इसको क्या मान लेते हैं, स्फेरिकल। तो ग्रेविटेशनल जी की वैल्यू में चेंज होने वाला ड्यू टू द रोटेशन ऑफ ड्यू टू अर्थ रोटेशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस। भाई ये चीज तो आप पढ़ चुके हैं, इंटर में भी पढ़ते हुए आए या बचपन से पढ़ते हुए आए कि अर्थ हमारी क्या कर रही है, अपनी खुद की एक्सिस। इसकी खुद की एक्सिस कौन सी है भाई, अगर मैं इसको अर्थ कंसीडर करके चल रहा हूं तो इसके सेंटर से होकर जाने वाली ये लाइन जिसके अबाउट अर्थ, ये सेंटर से होकर जा रही है, ठीक है ना। इसके इमेजिन कर लो, इसके अंदर से होकर जा रही है ये लाइन, तो ये इसके अबाउट ऐसे ऐसे रोटेट कर रही है, ठीक है ना, एक सर्टेन एंगुलर वेलोसिटी से। तो अगर अर्थ मेरी रोटेट कर रही है, ठीक है ना, तो इसके कारण जी की वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, इसके कारण जी की वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसको निकालने के 2-3 तरीके हैं, ठीक है ना। एक हमारा इंटरमीडिएट लेवल है, हम उस हिसाब से भी एज अकॉर्डिंग उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एक आपका ग्रेजुएट लेवल है, हम दोनों तरीके से चाहे डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन ग्रेजुएट लेवल डिस्कस करना ज्यादा बेटर है। आप इंटरमीडिएट लेवल चाहेंगे तो हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई यहां पर अर्थ अगर मेरी रोटेट कर रही है और हम कहां पर बैठे हुए हैं, हम भी तो अर्थ की सरफेस पर ही हैं यार। जैसे मान लो अगर अर्थ मैं ये हूं या आप ये हो, भाई अगर मेरी अर्थ रोटेट करी ना, जहां पर मैंने डॉट बना दिया, चलो मैं थोड़ा सा लार्ज डॉट बना दे रहा हूं बिकॉज इट इज जस्ट अ फुटबॉल, ठीक है, ये मैंने एक लार्ज डॉट बना दिया, दिख रहा होगा आप सभी को। अब अगर मेरी अर्थ ऐसे रोटेट कर रही है तो ये भी तो रोटेट कर रहा है यार, दिख रहा ना। लेकिन ये कैसे रोटेट कर रहा है भाई, इसका देखो, ये कंप्लीट अगर जब रोटेशन हो रहा है, ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो ये बेसिकली क्या बना रहा है, एक सर्कल जनरेट कर रहा है, ठीक है ना। तो जब हमारी अर्थ अगर रोटेट कर रही है तो उसके अंदर उपस्थित प्रत्येक ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, एक सर्कल जनरेट कर रहा है। लेकिन वो सर्कल अलग अलग है। वो सर्कल अलग अलग कैसे है, जैसे मैं आपको कहां पर दिया था मैंने एग्जांपल, हाँ ये वाला एग्जांपल दिया था। अब ये तो मैं यहां पर था, अगर मैं यहां पर होता तो अलग सर्कल होता ना, यहां पर होता तो अलग सर्कल होता, तब एक छोटा सा सर्कल होता ना, इस तरह से। ये जो मैं आपको ये दिखा रहा हूं सामने फ्रंट करके जो दिखा रहा हूं, ये एक छोटा सा सर्कल होता। अगर मैं इसके थोड़ा सा नीचे वाले बॉटम एरिया पे होता तो सर्कल मेरा ये वाला बन जाता, ये सर्कल बन जाता। इक्वेटर लाइन पर अगर बैठा हुआ हूं तो लार्जेस्ट सर्कल में मैं घूम रहा होता, लार्जेस्ट सर्कल में रिवॉल्वेशन कर रहा होता, तो सारे सर्कल अलग अलग है, इज दैट क्लियर। लेकिन हर ऑब्जेक्ट की एंगुलर वेलोसिटी सेम है, और एवरी ऑब्जेक्ट विच इज लाइंग ऑन द अर्थ, प्रत्येक ऑब्जेक्ट जो अर्थ पे लाई कर रहा है उस समय क्या कर रहा है, अलग अलग रेडियस की ऑर्बिट में वो मोशन तो कर रहा है, ठीक है ना, अलग अलग अर्थ रेडियस की ऑर्बिट में वो मोशन कर रहा है, बट विद डिफरेंट रेडियाई, अलग अलग रेडियस का, बट विद सेम
एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर क्योंकि यार जिस एंगुलर वेलोसिटी से मेरी अर्थ रोटेट कर रही है, द सेम एंगुलर वेलोसिटी विल बी टेकन बाय द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, वही एंगुलर वेलोसिटी मेरे ऑब्जेक्ट की होगी। ठीक है, तो हम ये मान ले रहे हैं कि हमारी ये अर्थ थी। ठीक है, अब यार बोर्ड हमारे पास 2 डायमेंशनल है, तो थोड़ा सा सेक ऑफ कन्वीनियंस के लिए कंसिडर कर लीजिएगा। ये हमारी अर्थ हम मान के चल रहे हैं, ये हमारी हो गई पोल लाइंस या फिर वर्टिकल एक्सिस जिसको आप कह सकते हैं, एंड दैट इज द इक्वेटर लाइन। और यहां पर मेरे अर्थ का क्या है, हमारे अर्थ का मास, और जिसको हम अभी तक इंडिकेट करते हुए आए हैं ME, ई यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है मास ऑफ द अर्थ, और RE हमारे अर्थ की क्या है, रेडियाई है। RE हम अर्थ की रेडियस को कंसीडर कर रहे हैं। अब और हम ये मान के चल रहे हैं कि अर्थ हमारी क्या कर रही है, ईस्ट वेस्ट, वेस्ट से ईस्ट की तरफ ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेशन कर रही है। और मैंने अभी आपको बताया क्या, अगर अर्थ मेरी इस तरह से रोटेट कर रही है, अर्थ मेरी अगर इस तरह से रोटेट कर रही है, इसका मतलब प्रत्येक ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, इसके अबाउट एक सर्कल में मूव कर रहा है विद द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। लेकिन हाँ, रेडियस, प्रत्येक रेडियस, जैसे इस वाले सरफेस में था रेडियस अलग थी, इस वाले पे था जो ऑब्जेक्ट यहां पर था उसके लिए रेडियस अलग है, उस सर्कल की रेडियस अलग है, आई मीन टू से दैट। ठीक है, इस वाले सर्कल में अगर वो मूव कर रहा है यहां पर है तो उस सर्कल की रेडियस अलग अलग है। तो भाई लेकिन ऑब्जेक्ट जितने भी हैं वो सब क्या कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है, देन 2 टाइप्स ऑफ फोर्स आर वर्किंग ऑन इट। तो 2 तरह के फोर्स पर काम करते हैं। जैसे अगर आप किसी धागे पर किसी स्ट्रिंग पर, या धागा मान लो, स्ट्रिंग पर अगर मैं एक छोटा सा बॉब बांध दूं, एक छोटा सा मैंने 1 ग्राम या 2 ग्राम का कोई पत्थर बांध लिया, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, हम इसको घर पे भी कर सकते हैं। और मैं जिस पॉइंट से मैंने यहाँ पर तो बॉब बांध लिया, यहाँ पर से मैंने पकड़ा हुआ और यहाँ से ऐसे घुमाना शुरू करूँ, तो इस पर 2 तरह के फोर्स काम करते हैं। एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो अंदर की तरफ काम कर रहा है टुवर्ड्स द सेंटर, एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में। क्योंकि आप ये सोचो ना, हमारे सोलर सिस्टम में जैसे हमारा नेचुरल सैटेलाइट कौन है, मून है, मून घूम रहा है ना, या फिर हमारी अर्थ या फिर अन्य जितने भी प्लैनेट है वो सब रिवॉल्वेशन ही तो कर रहे हैं। अब ये सोचो कि अर्थ अगर अब केवल अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स तो सभी के पास है, अर्थ केवल अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स से अगर किसी ऑब्जेक्ट को खींच सकता जिसका मास अर्थ से कम है, तो खींच के हमारे अर्थ से टकरा नहीं जाता। आप समझ पा रहे हैं मेरी बातों को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जैसे अगर मैं यहाँ पर सोलर सिस्टम को अगर मैं कंसीडर कर रहा हूँ, सोलर सिस्टम मैंने कंसीडर किया, मैंने मान लिया ये मेरी अर्थ है जिस ऑर्बिट में अर्थ रिवॉल्वेशन कर रही है। ये मान लीजिए दूसरा प्लेनेट है जो अर्थ के पीछे राउंड कर रहा था, ये कोई तीसरा प्लेनेट जो अर्थ की तीसरी ऑर्बिट में रिवॉल्वेशन कर रहा है। अब अर्थ तो इस पर एक ग्रेविटेशनल पुल लगा रही है, ठीक है ना। अगर ये इस पर पीछे की तरफ से कोई फोर्स नहीं काम करता तो एक टाइम के बाद क्या होना चाहिए था, आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड इसको तो इससे जाके टकरा देना चाहिए ना। लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में ऐसा नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि जितना ग्रेविटेशनल फोर्स इनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है उतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है, ठीक है ना। तो उतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स जो आउटवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, दैट इज ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। वो सेंट्रीफ्यूगल हिंदी में बोले तो अपकेंद्रीय बल, ठीक है ना। तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण वर्क कर रहा है। तो पहली जितनी चीजें मैंने आपको बताई, पहले तो वो चीजें हम काउंट कर ले रहे हैं क्या, कि सिंस वी नो दैट our earth is revolving with a definite angular velocity omega about its own axis। इसकी ओन एक्सिस को कुछ नाम दे दो यार, अगर और थोड़ा सा हम अगर इस तरह से एक्स वाई कर दें, अबाउट इट्स ओन एक्सिस एक्स वाई। सिंस वी नो दैट आवर अर्थ इज रिवॉल्विंग विद अ डेफिनेट एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि हमारी अर्थ एक डेफिनेट एंगुलर वेलोसिटी से रिवॉल्वेशन कर रही है अबाउट इट्स ओन एक्सिस, दैट मींस
इसका अर्थ है कि मैं हिंदी में भी बोलता जा रहा हूं ताकि हिंदी वाले स्टूडेंट्स को दिक्कत ना हो। इट मींस एवरी ऑब्जेक्ट which lies on the surface of earth is revolving about the same axis, भाई कोई भी ऑब्जेक्ट हो, जैसे मैं ऑब्जेक्ट यहां मान लूं, मेरा कोई ऑब्जेक्ट था m मास का, छोटे m मास का, भाई ये ऑब्जेक्ट इसके अबाउट, ये भी तो इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन कर रहा है, और जब इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन कर रहा है, क्या बना रहा था, ये सर्कल जनरेट कर रहा था, और इस सर्कल की रेडियस हम मान ले रहे हैं कि r है। भाई मैं इस पॉइंट को कोई p पॉइंट मान ले रहा हूं, इस पॉइंट को मान लो q पॉइंट है, तो q पॉइंट पर अगर मैं मान रहा हूं, और यहां पर हर ऑब्जेक्ट की, जितने भी ऑब्जेक्ट है वो सब अलग अलग सर्कल की रेडियाई में रिवॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दैट मींस एवरी ऑब्जेक्ट व्हिच लाइज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज रिवॉल्विंग अबाउट द सेम एक्सिस in a circular orbit of different radii but with same angular velocity। मतलब भाई अलग अलग जो भी ऑब्जेक्ट हमारे सरफेस पर लाइन कर रहे हैं वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्वेशन कर रहे हैं और डिफरेंट रेडियाई, अलग अलग रेडियाई की, लेकिन सबकी एंगुलर वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। अच्छा, अब अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि किसी पॉइंट Q पर, अर्थ की सरफेस पर कोई पॉइंट Q है जिसका मास, जिस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका मास m है, ठीक है, जिसका मास m है, और वो ऑब्जेक्ट r रेडियस की सर्कल में क्या कर रहा है, रिवॉल्वेशन कर रहा है, ठीक है। और हम ये भी कंसीडर कर ले रहे हैं कि भाई ये ऑब्जेक्ट जो है मेरा यहां से, अब बता सकते हैं ये वाला रेडियस कितनी होगी, क्योंकि मैंने क्या कहा था, स्फीयर, भाई ये तो स्फीयर है ना, अब फिगर में तो ये सर्कल टाइप का दिखा रहा है, एक्चुअली तो ये स्फीयर है, तो स्फीयर है तो इसका मतलब मैं इसके सेंटर से किसी भी पॉइंट को मिला लूं, दैट विल बी द रेडियस, अर्थ रेडियस आर, और हम मान ले कि ये एंगल कितना है, थीटा। इज दैट क्लियर? तो इस पर एक ग्रेविटेशनल पुल डेफिनेटली नीचे की तरफ तो काम कर रहा होगा, जो अर्थ हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो अर्थ हमें प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से मैं अर्थ पर टिका हुआ हूं, ठीक है, अर्थ जिस फोर्स है या जिस ग्रेविटेशनल पुल को मेरी तरफ लगा रही है, दैट इज जी। इज दैट क्लियर? तो वही अर्थ इस पर एक जी तो लगा रही है नीचे की तरफ। इज दैट क्लियर? तो वही चीजें लिख लीजिए। सो लेट कंसिडरिंग एन ऑब्जेक्ट of mass small m revolving in a circular orbit of radii small r, then in that state the gravitational pulling force acting on object, इस समय ऑब्जेक्ट पर काम करने वाला जो ग्रेविटेशनल पुलिंग फोर्स है वो क्या हो जाएगा, F इक्वल्स टू होगा mg के बराबर अल्फा 1। भाई इस पर अगर मास मेरा m है, जी ग्रेविटेशनल पुल से अगर अर्थ मेरी उसको अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तो उस पर ग्रेविटेशनल पुल कहां की तरफ काम करेगा, नीचे की तरफ काम कर जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब हमारी थोड़ा सा मैथमेटिकल एनालिसिस रह गई है, हम चाहे तो दोनों मेथड से कर लेंगे और चाहे तो एक मेथड से कर लेंगे, किसी भी तरीका, जो तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीके से कर लीजिएगा, बिल्कुल ना। तो ये बात इसको कॉपी कर लीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल, देन वी आर मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो आई होप तो आपने कॉपी कर लिया होगा। तो जहां पर हमने क्या बताया था कि भाई इस ऑब्जेक्ट पर जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन काम कर रहा है, आई मीन टू से दैट जो ग्रेविटेशनल पुल काम कर रहा है, ग्रेविटेशनल पुल क्या था, जी नीचे की तरफ था मेरा, ठीक है। तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ अपने सेंटर की तरफ लगा रही है, दैट इज
mg। अभी हम इफेक्टिव फोर्स की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी इफेक्टिवली कितना काम कर रहा है वो तो हम आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि प्रत्येक ऑब्जेक्ट, भाई जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर होगा वो एक बड़े वाले सर्कल में मूव करेगा एज कंपेयर टू दैट वन, ठीक है ना। इसके कंपैरिजन में दूसरे बड़े सर्कल पे काम करेगा। लेकिन हमको ये चीज पता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर मोशन करता है, ठीक है ना, जब भी कोई ऑब्जेक्ट, आई एम यूजिंग दिस स्पेस फॉर द रफ वर्क, मैं इसको रफ वर्क के लिए यूज कर रहा हूं, जब भी हमारा कोई ऑब्जेक्ट जब कोई सर्कुलर मोशन करता है ना, तो उस पर दो तरह के फोर्स काम करते हैं, मतलब दो तरह के एक्सेलरेशन काम करते हैं। बेसिकली आप ये समझ लीजिए, एक होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो हमेशा सेंटर की तरफ काम करता है, सारी बात क्लियर। साथ में एक काम करता है सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, एग्जैक्टली इस ऑब्जेक्ट में। क्योंकि अगर आप सोचो ना, आप ये सोचो कि जैसे अगर कोई यहां पर कोई लड़का खड़ा है, मुझे पकड़ के ऐसे गोल गोल घुमाता है और वो केवल अपनी तरफ खींचे मुझे, मेरे को पीछे से खींचने वाला कोई हो ना, तो एक टाइम के बाद क्या होगा ना, मैं उससे जाके टकरा नहीं जाऊंगा, ऑटोमेटिकली यहाँ टकरा जाऊंगा। तो और मैं अगर उससे नहीं टकरा रहा हूं, इसका मतलब अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन मी इन द अपोजिट डायरेक्शन, एक फोर्स मेरे पे काम कर रहा है ठीक रिवर्स डायरेक्शन में। इसको आप एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझ सकते हो। जैसे आप एक प्लेट ले लो, प्लेट में एक कॉइन रखो, ठीक है ना, 1 रुपए का, 2 रुपए का, किसी का भी सिक्का ले लो, उसको ऐसे गोल गोल घुमाओ। अगर आप उस प्लेट को गोल गोल घुमाओगे ना, तो आपको ये रियलाइज होगा कि वो जो कॉइन है ना, वो उसकी बाउंड्री की तरफ मूव कर रहा है। जितना आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी वो बाउंड्री की पेरीफेरी पर चले जाएगा। इसका मतलब उस पर एक आउटवर्ड फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम कर रहा है, और वो एग्जैक्टली इक्वल होता है किसके, सेंट्रीपिटल फोर्स के। क्लियर। तो इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट पर, ये जो ऑब्जेक्ट है मेरा, यहां पर जो Q था, मतलब पॉइंट Q पर जो ऑब्जेक्ट ऑफ मास m था, इस पर एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो है ही, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन भी काम कर रहा होगा। अच्छा, सर्कुलर उसमें जो इस पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन यही हो गया। मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या थी, a बराबर v²/r, जो आप इंटर में पढ़ के आ चुके हैं, और इससे पहले मैंने सर्कुलर मोशन में भी स्टडी किया। v इक्वल्स टू क्या था, r ओमेगा, दैट इज r² ओमेगा²/r, एंड दैट इज r ओमेगा स्क्वायर। क्लियर। और यहां पर भी हम r और ओमेगा किस तरह से लेते हैं, यहां पर ओमेगा को क्या होना चाहिए, v और r के परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है ना। ओमेगा को v और r के परपेंडिकुलर होना चाहिए उस कंडीशन को लेके, लेकिन ये मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखा हुआ है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस पर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करेगा एग्जैक्टली, ठीक है, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करेगा वो कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, r ओमेगा स्क्वायर, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना आ गया, m r ओमेगा स्क्वायर। अब यहां पर देखो, अगर मैं इसी लाइन को थोड़ा सा इमेजिनरी फॉर्म पे आगे की तरफ बढ़ा दूं, इमेजिनरी बढ़ा दिया मैंने, ये एंगल थीटा, ये भी एंगल थीटा हो जाएगा, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल, ये थीटा तो मैंने ऑलरेडी लिख चुका हूं, क्योंकि ये कौन से एंगल हो गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये एंगल यहां तक है, इस पॉइंट तक, नॉट फ्रॉम, नॉट यहां तक है, ये वाली लाइन तक, जो स्ट्रेट लाइन दिख रही है आपको, ये वाली स्ट्रेट लाइन तक है। अच्छा, अगर ए, भाई फोर्स मेरा ये है, ये थीटा कंपोनेंट है, ठीक है ना, थीटा एंगल ये जा रहा है, तो यहां पर इसका कौन सा कंपोनेंट चले जाएगा, भाई आपने एक चीज और रीड करी है कि अगर मेरा ए वेक्टर ये है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, दिस एंगल इज थीटा, तो यहां थीटा वाली लाइन के अलावा कौन सा होता है, ए कॉस थीटा, और वर्टिकली वाली लाइन के अलावा होता है ए साइन थीटा। तो इसका यहां के अलावा जो जाएगा, इट विल बी इसका कॉस वाला कंपोनेंट, मतलब यहां को चला गया कौन सा कंपोनेंट, m r ओमेगा स्क्वायर ए वेक्टर का, इस फोर्स का, क्योंकि मैंने तो ऑलरेडी मैग्नीट्यूड ही ले रखा है, और कौन सा कंपोनेंट, कॉस थीटा कंपोनेंट। मतलब जो नीचे की तरफ काम कर रहा था वो तो mg फोर्स काम कर रहा था, आउटवर्ड डायरेक्शन में जो काम कर रहा है ना, जो इधर की तरफ काम कर रहा है, वो इतना फोर्स काम कर रहा है। क्लियर। तो इस पर इफेक्टिवली अंदर की तरफ कितना काम करेगा, ठीक है ना। तो इस चीज को आप यहां पर क्या लिख सकते हैं, सिंस ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज, मैं तेरे को लिख दे रहा हूं, revolving in a circular orbit of radii r, so there must exist a centrifugal
फोर्स इस लाइन के बाद यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान रखना, देयर मस्ट एग्जिस्ट अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल टू किसके बराबर, एम आर ओमेगा स्क्वायर ऑन द ऑब्जेक्ट। तो ये वाला भाई इस वाली लाइन के अलावा तो इतना कंपोनेंट है, ठीक है ना। यहां को भाई ग्रेविटेशनल पुल मेरा ऐसे काम कर रहा था जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की तरह काम कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, और इसके ठीक अपोजिट में कौन काम कर रहा है, मेरा एम आर ओमेगा स्क्वायर एंड कॉस थीटा कंपोनेंट काम कर रहा है। तो इफेक्टिव फोर्स, सो द इफेक्टिव फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट, हिंदी वाले चाहे तो लिख लें, अतः ऑब्जेक्ट पे काम करने वाला इफेक्टिव फोर्स क्या आ जाएगा भाई, एफ डैश बराबर क्या होना चाहिए, एक तो एम जी नीचे की तरफ काम कर रहा था माइनस नीचे की तरफ एक्चुअली कितना काम कर रहा होगा भाई, ऊपर जो जा रहा है उतना कंपोनेंट क्या कर दो, माइनस कर लीजिए। एफ डैश मतलब एम, जी डैश हो गया इफेक्टिव ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, मतलब जो ऑब्जेक्ट पे इफेक्टिव ग्रेविटेशनल पुल आप काम कर रहा है, इट विल बी एम जी माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर एंड कॉस थीटा। तो एम तो देखिए दोनों साइड से कैंसल आउट, तो जी डैश इक्वल्स टू आ गया जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर एंड कॉस थीटा। हम चाहे तो इसकी फॉर्म भी चेंज कर सकते हैं, और फॉर्म किस तरह से चेंज कर सकते हैं आप इसी फिगर में देखो चेंज भी कर सकते हो भाई। ये मेरी अर्थ की रेडियस है आर ई, ठीक है ना, अर्थ की रेडियस है और ये वाली रेडियस है। तो हम यहां से भाई अगर मैं, ये मेरा कंपोनेंट है आर, ये थीटा कंपोनेंट है, ठीक है, तो आर ई को आप इस आर के टर्म में निकाल सकते हैं ना इस ट्राइंगल से। अगर मैं इस मान लो इस पॉइंट को ओ निकाल दूं तो ओ पी क्यू में इस ट्राइंगल में मैं कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूं, आसानी से निकाल सकता हूं ना। इस ट्राइंगल में देख लो ओ पी क्यू में, फ्रॉम फिगर इन राइट ट्राइंगल, क्या नाम है, ओ पी क्यू में, बोलो तो आर ई आर अपॉन आर ई, क्या बन रहा है, बेस बाय हाइपोटेनियस, आधार बाय कर्ण, क्योंकि ये एंगल तो 90 हो गया ना, आधार बाय कर्ण दैट इज कॉस थीटा यार। तो आर बराबर क्या लिख सकते हैं आप, आर ई कॉस थीटा भी लिख सकते हो। इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट जी डैश की जो वैल्यू आ जाएगी जी माइनस आर के स्थान पर लिख लीजिए क्या, आर ई कॉस थीटा ओमेगा स्क्वायर एंड कॉस थीटा, या फिर जी डैश को आप लिख सकते हैं जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर थीटा। एंड इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन इफेक्टिव एक्सेलरेशन, जहां पर जी डैश मैं बता चुका हूं इफेक्टिव एक्सेलरेशन है विच इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, जो कहां पर किस पर काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट पे काम कर रहा है, किसकी तरफ, अर्थ के सेंटर की तरफ, ठीक है ना। तो आप हिंदी वाले क्या लिखेंगे इसमें कि जी डैश इज द इफेक्टिव, वो इफेक्टिव एक्सेलरेशन है वो जो एक्चुअली ऑब्जेक्ट पे काम कर रहा है मेरे अर्थ के सेंटर की तरफ, दैट विल बी जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर आप चाहे तो इसी फॉर्म में भी ले सकते हैं, देयर इज नो नीड टू चेंज, यहां पर कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो ये कह कि हमने केवल आर ई के टर्मों से निकाल दिया, तो एक बार इसको कॉपी कर लीजिए, देन वी आर मूविंग अगेन फ्रॉम द अपवर्ड डायरेक्शन। तो हमारा जो इफेक्टिव एक्सेलरेशन था जो अर्थ ऑब्जेक्ट को दे रही है, दैट वाज दिस वन। अच्छा, अब ये मेरी कौन सी लाइन थी, दैट इज इक्वेटर लाइन, ये हमारी इक्वेटर लाइन है, इज दैट क्लियर। इक्वेटर कहने का मतलब जो धरती को क्या कर रही है, दो भागों में डिवाइड कर रही है, जिसको हम हिंदी में मैंने स्टार्टिंग में बताया था भूमध्य रेखा, ठीक है। और ये हमारी वर्टिकल एक्सिस या फिर पोलर लाइन जिसको बोल सकते हैं हम, पोलर लाइन या फिर वर्टिकल एक्सिस मतलब नॉर्थ पोल, और ये इधर आ गया आपका साउथ पोल। अच्छा, अगर मैं एट इक्वेटर लाइन पे निकालना चाहूं, एट इक्वेटर लाइन, तो अपने आप ही बताओ, देखो अगर मुझे इक्वेटर, अगर ये ऑब्जेक्ट मेरा, ये m मास का ऑब्जेक्ट अगर इक्वेटर लाइन पे होता तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाती, 0,
भैया 0 से बढ़ते 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 पोलर लाइन पे 90, फिर अगेन इक्वेटर पे 180, फिर यहाँ पर पोलर लाइन पे 270, वापस इक्वेटर लाइन पे 360, होता नहीं होता? डेफिनेटली वही रिवॉल्वेशन आ जाता। तो वही चीज मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैं इक्वेटर लाइन पे बात करूं, दैट इज थीटा इक्वल्स टू क्या रखेंगे हम लोग? 0 डिग्री। तो जी डैश वैल्यू क्या आ जाएगी? जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर, और 0 की वैल्यू 1 है, ये आपको पता है। दैट इज दिस वन इक्वेटर लाइन पर। एंड एट पोलर लाइन, और इसी को अगर मैं पोलर लाइन पे ले जाऊं तो पोलर लाइन कहने का मतलब हो गया थीटा इक्वल्स टू कितनी? π/2 या फिर 90 डिग्री की लाइन। ठीक है, तो 90 डिग्री की अगर हम बात करें तो जी डैश क्या आ जाएगा? जी cos 90 दैट इज 0, आपका जी डैश इक्वल्स टू जी आ गया। इसका मतलब एक चीज आपको क्या क्लियर हो रही है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो अर्थ ग्रेविटेशनल पुल लगाती है, अगर वो ऑब्जेक्ट पोल्स पर है, नॉर्थ पोल या साउथ पोल, किसी भी पोल पर है, तो सबसे ज्यादा ग्रेविटेशनल पुल लगेगा। इसका मतलब अगर कोई पतला सा लड़का या लड़की है ना, जो अपने आप को हल्का महसूस कर रहा है यहां पर, ठीक है, वो फटाफट भाग के चले जाए कहां? नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ। खुद को भारी लगे, खुद ही लगने लगेगा उसको, मैं भारी हूं भाई। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल बढ़ गया भाई। सारी बात क्लियर? तो भाई इसका मतलब दैट इज, आप यहां से क्या कर सकते हो? दैट इज the gravitational pull on the objects at equator line is क्या था? minimum, why it is maximum, gravitational pull on the objects on at equator line is minimum while it is maximum for the objects at पोलर लाइन। तो किन ऑब्जेक्ट्स के लिए सबसे ज्यादा लग जाएगा हमें? जब जो मेरा ऑब्जेक्ट कहां पर हो जाएगा? पोलर लाइन पर हो जाएगा। तो आई होप सो कि आपके ये एक्सप्लेनेशन सही से समझ में आया होगा। इसके बाद चलते हैं हम थोड़ा सा इसके शेप की तरफ, ठीक है ना। और इसके शेप की वजह से भी इस पे इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि देखो मैं आपको नंबर ऑफ टाइम्स ये चीज बोल चुका हूं क्या, कि हमारी अर्थ एग्जैक्ट स्फेरिकल नहीं है, ठीक है ना, एग्जैक्ट स्फेरिकल नहीं है, वो हल्का सा क्या है? चपटी है। इक्वेटर पे थोड़ा सा फैली हुई है, पोल्स पे थोड़ा सा दबी हुई है। हमारी बात क्लियर? तो पोल्स पे थोड़ा सा दबी हुई है, तो वहां उसके अकॉर्डिंगली भी आपका जी में इफेक्ट आ जाता है, जी में थोड़ा सा चेंज आ जाता है, इफेक्टिव एक्सेलरेशन चेंज हो जाता है कि ऑब्जेक्ट पे इफेक्टिव एक्सेलरेशन एक्चुअली काम कितना कर रहा है। तो एक बार इसको कॉपी कर लीजिए, देन वी आर मूविंग ऑन द लास्ट वेरिएशन टॉपिक। चलिए हम अपने लास्ट जो वेरिएशन जी इन जी की बात कर रहे थे, उस बात को बात कर रहे थे, ड्यू टू द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्योंकि हमारे अर्थ का शेप क्या है? हल्का सा दबा हुआ है। देखो मैंने वो दबा हुआ फिगर बनाया हुआ है, हल्का सा आपको इलिप्स या एक्स शेप में दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। और ये मेरी कौन सी लाइन थी? इक्वेटर लाइन थी। लेकिन अब से मैं कई बार बोल चुका हूं कि हम इसे सेक ऑफ कन्वीनियंस के लिए क्या मान लेते हैं? अर्थ को इस पर लगभग हम स्फेरिकल मान लेते हैं। और ये मेरी पोलर लाइन थी, इट वाज द पोलर लाइन। ये तो था हमारा क्लियर। अब सिंस अर्थ इज नॉट इन इट्स परफेक्ट स्फेरिकल शेप, अर्थ अपने परफेक्ट शेप में, स्फेरिकल शेप में नहीं है, इट इज पार्शियल इलिप्स। ये हल्का पार्शियल इलिप्स है, मतलब आंशिक रूप से इलिप्स, आप हम इस तरह से मान सकते हैं। हल्की सी चपटी है तो आंशिक रूप से हम इसे इलिप्स कंसीडर। अर्थ इज नॉट इन इट्स परफेक्ट स्फेरिकल शेप, इट इज अ पार्शियल इलिप्स।
तो इसका मतलब इसकी रेडियस भाई अगर ये पार्शियल इलिप्स की फॉर्म में है, जैसे अंडा होता है एक्स शेप, मैंने आपको बताया था एक्स शेप में, तो रेडियस कहां पर ज्यादा होगी, इट मींस इसकी रेडियस इक्वेटर लाइन पर तो ज्यादा होगी एंड पोलर लाइन पर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। दैट इज द रेडियाई ऑफ अर्थ must be larger at equator line as compared to polar line। इसका मतलब the radii of earth must be larger at equator line as compared to polar line। polar line के कंपैरिजन में इक्वेटर लाइन पर ज्यादा होगी। सिंस आपने g और g के बीच रिलेशन हम डायरेक्ट कर चुके थे, g और g के बीच क्या रिलेशन था, g बराबर gme अपॉन re स्क्वायर। अब मुझे एक चीज बताओ, एट इक्वेटर लाइन re बड़ा है, re हम कह रहे हैं ग्रेटर है एट पोलर लाइन आर पे। इसको इक्वेटर है तो इसे ई से शो कर दे रहा हूं, ये आर ई है तो इसे पी से मतलब पोलर लाइन को तो आर पे शो कर दे रहा हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, आर ई एट इक्वेटर लाइन बड़ा है पोलर लाइन के कंपैरिजन में। अगर आर ई की वैल्यू बड़ी हुई तो जी की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी ना। देखो अपने आप ही सोचो, ऊपर तो कांस्टेंट टर्म है पूरा, जी यूनिवर्सल कांस्टेंट है और इसका मास कांस्टेंट है, नीचे आर ई मेरा चेंज हो रहा है। अगर आर ई की वैल्यू बड़ी हो गई तो आर ई अगर मेरा वैल्यू बड़ी है, ठीक है, तो आर ई अगर वैल्यू बड़ी है ई पर, ठीक है ना, तो एट इक्वेटर पे जी एट इक्वेटर क्या लिखेंगे, जी एम ई ओवर आर ई एट इक्वेटर का स्क्वायर एंड जी एट पोल इट विल बी जी एम ई एट आर ई पोल का स्क्वायर। और मैंने आपको ये बताया अगर नीचे वाली वैल्यू बड़ी है तो यार जी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट जी एट इक्वेटर इज लेसर देन जी एट पोल। मतलब कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है या जो ग्रेविटेशनल पुल होता है गिवन बाय द अर्थ टू एनी ऑब्जेक्ट, इज दैट क्लियर, ऑन द अर्थ सरफेस, वो पोलर लाइन पर या फिर जो पोल के पास ऑब्जेक्ट है उन पर ज्यादा ग्रेविटेशनल पुल लगता है एज कंपेयर टू दोज ऑब्जेक्ट्स दैट आर लाइंग नियर द इक्वेटर लाइन। क्लियर। तो यहां पर से भी हमारी एक चीज क्लियर हो जाएगी, दैट इज ग्रेविटेशनल पुल ऑन द ऑब्जेक्ट्स nearer to pole is greater than the gravitational pull acting on objects। तो नीचे लिख ले रहा हूं मैं बोल तो रही हूं, acting on objects lying nearer to equator line। Is that clear? So nearer to pole is greater than the gravitational pull acting on the object lying nearer to equator line। तो ये चीज आगे होगी समझ में। अच्छा अब यहाँ पर पता है भाई, देखो हमने इससे पहले वाला जब हमने रोटेशन की वजह से डिस्कस किया था, यहाँ पर भी जब हमने डिस्कस किया हमें मिला तो सेम ही रिजल्ट। वो भी मुझे वही बता रहा था कि इक्वेटर लाइन पे मिनिमम है और पोल पे मैक्सिमम है, ये भी यही बता रहा है। तो भाई मैंने वैसे क्यों सॉल्व किया, ये तो यार जल्दी सॉल्व हो गया ना, उसमें तो मुझे लंबा चौड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी पड़ी। वाई इट इज टू बी नीडेड, क्यों मुझे जरूरत पड़ी इस चीज की, ठीक है ना। तो एक्चुअली क्या है ना, ये देखो थ्योरेटिकली बहुत सही है, ठीक है ना, थ्योरेटिकली इज टोटली करेक्ट, थ्योरेटिकली बिल्कुल सही है कि हमारा बॉडी जो है थोड़ा सा चपटी है, हमारा स्फीयर जो है थोड़ा सा चपटी है, इलेक्ट्रिकल शेप में है, जिस वजह से ऐसा हो रहा है।
तो थ्योरेटिकल रिजल्ट तो बहुत अच्छा है और एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के साथ भी मैच कर रहा है कि एक्सपेरिमेंटली भी हमें मिलता है कि हाँ भाई इक्वेटर लाइन पर जो है क्या है आपका मिनिमम है और पोल्स पर क्या है मैक्सिमम है, ये हमें दोनों चीज में। लेकिन जब हम मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं ना, जब मैथमेटिकली चीज को कैलकुलेट किया जाता है तो वैल्यू में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, वैल्यू में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। और जब हम इसी चीज को कैलकुलेट करते हैं किसके थ्रू, बाय थिंकिंग द रोटेशन ऑफ अर्थ, ठीक है ना, जब हम अर्थ के रोटेशन को कंसिडर करते हुए लेके चलते हैं तो वहां पर हमारा एरर नहीं आता। बाकी कोई चेंज नहीं है, ऐसा नहीं कि ये गलत है, मैं इसको गलत बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारा थ्योरेटिकल और मैथमेटिकल दोनों चीजें ही ये बता रहा है कि भाई इक्वेटर लाइन पे, क्योंकि देखो हमने एग्जैक्ट रेडियस तो नहीं नापी है और ना ही जो मैंने पार्शियल इलिप्स लिखा वो पार्शियल इलिप्स भी सेक में नहीं है, भी तो हल्का सा यहां पर से दबा हुआ है यार, ठीक है ना। तो हमारा बॉडी जो है हमने एग्जैक्ट ना ही उसकी रेडियस कैलकुलेट करी है, ना ही हमें एग्जैक्ट भाई सिस्टम की कोई भी एरिया मून की एग्जैक्ट डिस्टेंस कहने का समझ रहे हैं, जैसे मैं अगर यहां से लेके यहां तक की एग्जैक्ट डिस्टेंस, अब मैं आपसे ये कह दूंगा कि यार ये 2 सेंटीमीटर की है 3 सेंटीमीटर, मैंने आपसे कह दिया 5 सेंटीमीटर की है, तो क्या ये एग्जैक्ट 5 सेंटीमीटर की है? नहीं, आई एम जस्ट कंसिडरिंग दैट इट इज नियरली अबाउट 5 सेंटीमीटर। अब हो सकता है मैं स्केल से इसको नापूं तो ये 4.9 सेंटीमीटर आ जाए या 5.15 आ जाए, कुछ भी हो सकता है ना। तो एग्जैक्टली तो हमने वो चीज डिटरमाइन नहीं करी कि 6400 किलोमीटर हम अपने अर्थ की रेडियस कंसिडर कर रहे हैं, तो यहां और यहां की रेडियस में कितना डिफरेंस है, तो मैं इसको गलत नहीं बोल रहा हूं, दैट इज ट्रू करेक्ट कि हाँ भी एक्सपेरिमेंटली भी ठीक है और मैथमेटिकली भी ठीक है, और जो हम थ्योरेटिकली कर रहे हैं दैट इज आल्सो ट्रू करेक्ट। तो आई होप सो वेरिएशन इन जी की वैल्यू को आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, बट इन द नेक्स्ट लेक्चर दैट इज आई थिंक सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। और ये टॉपिक आप इंटर में पढ़ चुके हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब इसको भी तरीका सॉल्व करने के 2 तरीके हैं भैया, यू कैन यूज द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन और हम थोड़ा थोड़ा करके पहुंचाएं उसे ऑब्जेक्ट को, वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या है पहले वो चीज़ जानना जरूरी है, और लेकिन हम उस चीज़ को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मस्त रहिए, एंजॉय करिए। और यार देखिए मैंने आपको बताया ना, एक तो आजकल शादियों का सीजन चल रहा है, इस चक्कर में थोड़ा सा मैं वैसे भी बिजी हो जा रहा हूँ, और प्लस अभी 2-3 दिन से तो बिजी चल रहा था, इस चक्कर में नहीं डाल पाया, एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट डियर गाइस, मैं उसके लिए काफ़ी क्षमा चाहूँगा आप लोगों से। हाँ लेकिन यार आप लोग पढ़ाई करिए, और कोई चीज़ नहीं आती, कोई प्रॉब्लम कहीं पर जनरेट हो रही है तो आप मुझसे जरूर पूछिए। टिल देन गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। ओके, गुड बाय डियर्स।